नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता में पेनाल्टी शूटआउट से आया नतीजा, पुणे बनी विजेता। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रैली धरना प्रदर्शन जुलूस पर लगाया प्रतिबंध। बेगारी और बंद होने की कगार पर पहुंचा बीएसएनएल, 8 जनवरी को पूरे देश में कर्मचारी करेंगे हड़ताल। भगवान को लगी ठंड, शहर के मंदिरों में देवी देवताओं को पहनाए गए गर्म कपड़े। 1990 के बाद महाविद्यालय को मिले नियमित प्राध्यापक, अतिथि विद्वानों के लिए फॉल आउट का आदेश जारी। सहकारी कर्मचारियों ने बताई परेशानी और दी चेतावनी, समर्थन मूल्य धान खरीदी हो सकती है प्रभावित। 21 दिसंबर को सरेखा में चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही दी जा चुकी है जानकारी। रिटायर्ड शिक्षक देंगे स्कूलों में सेवाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजना। किरायानामा के लिए परेशान हो रहे हैं एसएसपी महाविद्यालय वाराणसी के छात्र। और जल उपभोक्ता संस्था के 5 वर्ष में होंगे चुनाव, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। शहर के वार्ड नंबर 4 कनारटोला में सुने मकान का दरवाजा तोड़कर चोरों ने नकदी व जेवरात मिलाकर 1.25 लाख रुपए की चोरी कर ली। पीड़ित सुरेश चौधरी ने बताया कि एक दिन पहले वह अपने पैतृक गांव सोनेवानी भाई की बरसी में गए हुए थे। इसी दौरान बुधवार की दरमियानी रात को अज्ञात चोरों के द्वारा दरवाजा तोड़कर इस घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, क्या क्या सामान गया? फिर सामान में वही जेवर गया है और नकदी पैसे हैं 50,000 करीब। कुल जुमला कितना होगा? 1.25 लाख करीब। अच्छा, ये बताइए, फिर आपने फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया कि नहीं किया? हाँ, किए ना, 100 डायल में फोन कर किए थे। आई फिर पुलिस? हाँ। क्या लगता है, किसी पे शक वगैरह, कैसा किस तरह की चोरी क्या होगा हमने? अब शक तो किसी पे क्या बताएं शक का। तो क्या पल्ला तोड़े उन्हें, ताला तोड़े क्या? हाँ, पहले ताला तोड़ने की कोशिश किए हैं, उसके बाद वो नहीं टूटा तो वो पल्ले को तोड़े, छत के ऊपर से ही वो राड तोड़ के, यहीं की राड तोड़े ऊपर छत के। पड़ोसियों ने चोरी की घटना की सूचना डायल 100 को दी, जिसके बाद कोतवाली से सहायक उप निरीक्षक शत्रुघ्न धुर्वे अपने स्टाफ के साथ कन्नार टोला पहुंचे। मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये 100 डायल के माध्यम से सूचना मिली है, शायद इन लोगों ने 100 डायल को कॉल किए थे, तो चोरी की घटना घटी है करके। तो 100 डायल ने जब सूचना दिया, उसी के आधार पर मैं प्रथम दृष्टया निरीक्षण करने आया हूँ। क्या लग रहा है सर आपको? ये सामने का जो दरवाजा है, ये चूंकि ये 2 दिन से नहीं थे, बरसी कार्यक्रम में अपने घर सोनेवानी गए हुए थे। आज रात दरमियानी ये जो सामने का दरवाजा टूटा हुआ है, तो दरवाजा तोड़ के प्रवेश किए हैं अज्ञात चोर लोग। कितना कुल जुमला होगा और क्या क्या सामान गया? जुमला अभी टोटल डिटेल नहीं बताए हैं, ये अपने लिखा पढ़ी में अभी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में रिक्त पदों के लिए भर्तियां शुरू की गई। जिले में लगभग 150 प्रोफेसर और अन्य स्टाफ जल्द ही अपने पद संभाल लेंगे। वहीं दूसरी ओर वर्षों से महाविद्यालय में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों को फॉल आउट का आदेश जारी कर दिया गया है। जिले के अग्रणी शिक्षण संस्थान जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार वर्तमान समय तक 50 नवनियुक्त प्राध्यापक और अन्य स्टाफ के कर्मचारियों के द्वारा नवीन पदस्थापना ग्रहण कर ली गई है। 20 दिसंबर तक लगभग 100 प्राध्यापक और अन्य स्टाफ ज्वाइन कर लेंगे। वर्ष 1990 के बाद नियमित प्राध्यापकों की भर्ती ने निश्चित ही वर्षों से महाविद्यालयों में सेवाएं दे रहे अतिथि विद्वानों के लिए थोड़ी परेशानी जरूर खड़ी कर दी है। अतिथि विद्वानों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। फॉल आउट मतलब जहां पद खाली होंगे वहीं उन्हें अब अपनी सेवाएं देनी होगी। इसका मतलब जो अतिथि जिला मुख्यालय में सेवाएं दे रहे थे, वे दूरस्थ महाविद्यालय में सेवाएं देंगे, या फिर पद खाली नहीं रहने की स्थिति में दूसरे जिलों में भी जाना पड़ सकता है। इसी बात के विरोध में अतिथि विद्वान बीते 4 दिनों से भोपाल में आंदोलन कर रहे हैं। देखना अब यह है कि मध्य प्रदेश शासन अतिथि विद्वानों के लिए क्या आदेश जारी करता है, जिससे महाविद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था प्रभावित न हो।
जिले में अभी क्रीड़ा अधिकारी, लाइब्रेरियन और सभी विषयों के कुल संख्या जो है 191 अतिथि विद्वान कार्यरत थे। सर ये जानकारी आ रही है कि सभी को बाहर कर दिया गया है शासक के द्वारा। नहीं, सभी को बाहर नहीं किया गया, लेकिन उनके साथ जब उनकी आमंत्रण उनको दिए गए हैं उस समय उनके आदेश में ये बात स्पष्ट लिखी गई है कि जब पीएससी से चयनित सहायक प्राध्यापक आएंगे अथवा कोई ट्रांसफ़र से प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा तो उनकी जो आमंत्रण स्वयं समाप्त हो जाएगा। पहले ये सिस्टम था कि यदि ट्रांसफ़र होकर कोई आया तो जहाँ पोस्ट खाली होती थी वहाँ अतिथि विद्वान को भेज दिया जाता था, फॉलन आउट केस बनाकर। इस समय चूँकि पोस्टिंग हो रही हैं तो रिक्त पदों की संख्या कम हो गई है, तो निश्चित रूप से जहाँ पद खाली नहीं है तो अतिथि विद्वान इस समय अस्थायी रूप से बाहर हैं। पर शासन ने एक ये नीति बनाई है जो कभी कल हम लोग का सर्कुलर आया है कि चूंकि पीएससी से भी पूरी पोस्टिंग नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ तो पद रिक्त रहेंगे, तो उनसे चॉइस। शहर में अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन नई कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसके तहत शहर के अन्य हिस्सों में भी अतिक्रमण की मुहिम आगामी दिनों में चलाई जाएगी। भटेरा चौकी रोड में अतिक्रमण से उत्पन्न हुए मलबे को हटाने के बाद एक बार फिर भटेरा चौकी रोड पर अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसके बाद शहर के अन्य हिस्सों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि बीते दिनों और राजस्व विभाग और नगर पालिका के अमले ने शहर के मुख्य बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए एक बार फिर नापजोख किया था, तो अनुमान ही लगाया जा सकता है कि अतिक्रमण दस्ते का अगला पड़ाव शहर का मुख्य बाजार हो सकता है। एसडीएम केसी बोपचे ने दूरभाष पर चर्चा के दौरान बताया कि वर्तमान समय में भटेरा चौकी का मलबा हटाने के बाद ही अतिक्रमण की अगली कार्रवाई शुरू की जाएगी। शहर के ऐसे मार्ग जहां पर दुर्घटना अधिक हो रही हो, अधिक जाम लग रहा हो और अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, ऐसे स्थानों पर पहले कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन की अध्यक्षता में आज जिला पंचायत के सभागृह में सामान्य सभा की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह सहित तमाम सदस्य एवं अधिकारीगण मौजूद रहे। बैठक में तमाम ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन कार्यों की राशि जारी न किए जाने का मुद्दा उठा, जिसको लेकर जिला पंचायत सीईओ रजनीश सिंह ने कहा कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं शौचालय निर्माण की राशि का भी मुद्दा जिला पंचायत सदस्य के द्वारा उठाया गया, जिसको लेकर जिला पंचायत सीईओ श्रीमती सिंह ने कहा कि राशि प्राप्त हो चुकी है और शीघ्र ही ग्राम पंचायतों को यह राशि आवंटित की जाएगी। तो इससे पहले से क्या गौशाला में लेना, नहीं तो फिर वो मटेरियल को भी ज्यादा लग रहा है उसमें, तो उन लोगों के पैसे बच जाएंगे। तो अभी कितना ज्यादा पेमेंट तो बचा नहीं है हमारा, आपने कितना बचा मटेरियल, आप क्या तो बचा होगा, आपके तो ज्यादा होगा, बाकी बहुत ज्यादा नहीं पेंडिंग, क्योंकि अभी तो खुला था, पिछले 2 महीने पहले खुला था, 8 करोड़ का मैक्सिमम कर लिया था। 8 करोड़ का भुगतान बाकी था, नहीं लाख भर रहना तो रुका है, क्योंकि रुका है उनका इसलिए ना, बाकी उनका ज्यादा नहीं बचा। सामाजिक न्याय विभाग के उप सचिव बुट्टा सिंह इमने के निर्देश के तहत सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत होने वाली शादियों का कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसके तहत साल भर शासन स्तर पर शादी आयोजित की जानी है। लेकिन बजट को लेकर विभाग के समक्ष समस्या पैदा हो गई है, क्योंकि अब तक करीब 1000 शादियों की राशियों का भुगतान नहीं हो पाया है, जिसकी प्रमुख वजह बजट को ही बताया जा रहा है। सामाजिक न्याय विभाग के कर्मचारियों की माने तो बजट न होने के चलते आगामी सत्र में सरकारी तौर पर वैवाहिक आयोजन में काफी दिक्कतें आ सकती है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में निवास करने वाले किसानों को उन्नत तकनीक से कृषि कार्य करने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसान फसल उत्पादन में रुचि नहीं ले रहे, जिसकी प्रमुख वजह क्षेत्र में जल संसाधन सहित वन्य प्राणियों का माना जा सकता है, जो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस संदर्भ में कृषि अभियांत्रिकी विभाग के उपयंत्री श्री ध्रुवे का क्या कहना है, आइए जानते हैं। इनमें बहुत सी परिस्थितियां हैं, जैसे कि हमने देखा कि परसवाड़ा विकासखंड के जैसे कुल्पा, कावेली, इन गांवों को लिए, तो इन गांवों में हमने तो एक रुझान नहीं लेने का एक कारण ये भी देखा कि उनके आए दिन मतलब जब भी हम कोई भी संगोष्ठी या प्रशिक्षण के माध्यम से किसानों से जो रुझान लेते थे तो किसानों के से ये जानकारी मिलती थी कि भाई हम बोले साहब हम तो खेती तो करते हैं लेकिन जंगली जानवर जो है हमारे खेत को नष्ट कर देते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये कि पानी खेती के लिए मुख्य ये है बिंदु है, जो पानी बहुत ज़रूरी होता है। तो चूँकि किसानों के खेतों में पानी का साधन नहीं रहता और इन परिस्थितियों में जो कहीं ना कहीं से जो है वो खेती उतना अच्छा से नहीं करते, इसीलिए उनका शायद उस और रुझान नहीं हो। कुछ किसान भी ऐसे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है,
जिसके अनुसार 10वीं बोर्ड की परीक्षा 15 फरवरी से 20 मार्च तक चलेगी। वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 15 फरवरी से 30 मार्च तक जारी रहेगी। वहीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2020 का रिजल्ट मई माह के तीसरे हफ्ते में जारी होने के संकेत भी जारी किए गए हैं, जिसकी समस्त जानकारी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन 10वीं और 12वीं की डेट टाइम जारी करते हुए परीक्षा का समय, पॉली व अन्य दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक परीक्षा हर दिन एक पाली में सुबह 10:30 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाएगा। बोर्ड की माने तो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 10:15 से 10:30 तक का समय दिया जाएगा। 43वीं नारायण सिंह मेमोरियल अखिल भारतीय स्वर्ण कप प्रतियोगिता में बेहद ही रोमांचक मैच में बीईजी पुणे की टीम ने एएसई बेंगलुरु पर जीत दर्ज कर प्रतियोगिता की विजेता टीम बनी। गुरुवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में इस प्रतियोगिता की सबसे 2 बेहतर टीमें आमने सामने थीं। मैच की शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक दोनों ही टीमें बेहद आक्रामक मुद्रा में दिखाई दी, लेकिन किसी को भी गोल करने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। नतीजा पेनल्टी शूटआउट की नौबत आ गई। इस दौरान पुणे बेंगलुरु पर 3-2 से जीत दर्ज कर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। हम करेंगे ये मैच ताली बजाकर स्वागत किया जाए। मीडिया जहां भी हो, जसबीर सिंह सोनी जी से संपर्क करें। अंपायर से हुज्जत करने का नतीजा बाहर का रास्ता दिखाया येलो कार्ड से। जिस तरह अंपायर से हुज्जत की गई, फाइनल मुकाबले में मौजूद कलेक्टर दीपक आर्य ने अगले वर्ष एस्ट्रोटर्फ में मैच करवाए जाने की बात कही। फाइनल मुकाबले में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस महानिरीक्षक बालाघाट रेंज केपी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी आरएस डहरिया, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, समाज सेवी किरण भाई त्रिवेदी, नेहरू स्पोर्ट्स क्लब के अध्यक्ष अनिल धुवारे, महासचिव विजय वर्मा, संरक्षक राजेश पाठक मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस दौरान क्लब के संरक्षक राजेश पाठक की ओर से 1,21,000 की नकद राशि व ट्रॉफी प्रदान की गई। वहीं उप विजेता टीम को स्वर्गीय शरद अंधारे एवं स्वर्गीय यादव मानकर की स्मृति में पुत्र मकरंद अंधारे और तुषार मानकर की ओर से 75,000 की नकद राशि व ट्रॉफी से पुरस्कृत किया गया। बाइट अनिल धुवारे, केपी वेंकटेश्वर राव, दीपक आर्य, विजय वर्मा। यह टूर्नामेंट लगातार चालू है और लगातार बालाघाट की जनता और प्रशासन का पूरा सहयोग इसमें मिलते रहा है।
उसके बाद में नगर पालिका भी इसमें जुड़ करके नगर पालिका ने पूर्ण सहयोग दिया। अभी मैं 2 वर्ष से नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का अध्यक्ष बना। उसके बाद से टूर्नामेंट में नगर पालिका ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया और आगे हमने नेहरू स्पोर्टिंग क्लब का एक कार्यालय भी स्थापित किया है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बालाघाट में टर्फ की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इसमें जो खामी थी कि एक ग्राउंड शासन के पास हस्तांतरित नहीं था, खेल विभाग के पास, लेकिन मेरी नगर पालिका परिषद ने इसको खेल विभाग को हस्तांतरित किया। 1938 में इसका स्थापना हुई थी और इस टूर्नामेंट के जो जिनके नाम से किया जाता है स्वर्गीय नारायण सिंह, वो भी नेहरू स्पोर्टिंग के संस्थापक थे। आज हम इसका 44वां वर्ष पूरा कर रहे हैं और नेहरू स्पोर्टिंग अपने 100वें साल की ओर अग्रसर होता जा रहा है। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बालाघाट में जो हॉकी की स्थापना हुई थी सन 1900 में जेडी मार्टिन साहब कलेक्टर के निर्देशन पे हुई थी। उसके बाद 1938 में, जैसा कि अध्यक्ष जी भी बता रहे थे कि एस्ट्रोटर्फ क्लब एस्ट्रोटर्फ के लिए ये कई वर्षों और कई बार इसके लिए प्रयास किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में एक बार फिर से प्रयास किया गया है और मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार ये प्रयास सफल होगा। 7.5 करोड़ रुपए का इसका एक एस्टिमेट बना के हम लोगों ने भी भेजा है। उम्मीद है कि इस बार, और थोड़ा सा पॉजिटिव साइंस है कि इस बार अगली बार का जो गेम होगा, ये शायद कई बार ऐसी घोषणा हो चुकी है, लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं घोषणा नहीं कर रहा हूँ, उम्मीद कर रहा हूँ कि अगली बार का ये गेम शायद एस्ट्रोटर्फ पर ही होगा। धन्यवाद। बालाघाट शहर में, जिले में इतना बड़ा एक इसका लेगेसी है, इसका इतिहास है, मुझे बड़ा गर्व हो रहा, हर्ष हो रहा है। मुझे पिछले साल इतना ध्यान नहीं दिया था, मुझे इस बार जब सुना है इनके बारे में तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। इतना लंबी इतिहास 1900 से लेके 2019, मतलब 119 साल की इस यात्रा में बालाघाट शहर वासियों ने कितना उत्साह के साथ, उमंग के साथ इस गेम को उन्होंने इसको बढ़ाया है और इतना खेल प्रेमी है इस जिले में, मुझे बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है। अब देखो मेरे सामने उस मेरे ख्याल से 70 साल के ऊपर के खिलाड़ी है, इतना उत्साह के साथ लगे हुए, सम्मान के साथ हमारे विभाग में की तरफ से भी। आपको बता दें कि परंपरा के अनुसार फाइनल मैच के पहले शो मैच खेला गया, जिसमें प्रशासन के अधिकारी, जनप्रतिनिधि व सीनियर खिलाड़ी शामिल थे। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले की जनता से अपील की है कि जिले में सक्रिय खनन माफिया, परिवहन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया एवं अन्य संगठित अपराध में सक्रिय लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ऐसे लोगों की सूची एवं जानकारी दें। इसके लिए बाकायदा कलेक्ट्रेट कार्यालय के रिसेप्शन में लगी शिकायत पेटी कलेक्टर बालाघाट के फेसबुक पेज या ईमेल एड्रेस dmbalaghat@nic.in पर भेज सकते हैं। शिकायत एवं सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। भरवेली के दुर्गा मैदान में आयोजित ओपन ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में गुरुवार को 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें दिन का पहला क्वार्टर फाइनल मैच पुसद 11 मुंबई और रेलवे फुटबॉल क्लब रायपुर के बीच खेला गया। वहीं दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच NFC नागपुर बनाम युवराज क्लब बस्तर के बीच खेला गया। फकीरा फुटबॉल क्लब के तत्वाधान में आयोजित इस ओपन ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल के दिन के पहले मैच में पुसद 11 मुंबई और रेलवे फुटबॉल क्लब रायपुर के बीच कांटे की टक्कर देखी गई, जिसमें अपने खेल का उम्दा प्रदर्शन करते हुए पुसद 11 ने दिन का पहला क्वार्टर फाइनल मैच अपने नाम कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच NFC नागपुर बनाम युवराज फुटबॉल क्लब रायपुर के बीच खेला गया, जिसमें युवराज फुटबॉल क्लब रायपुर ने NFC रायपुर को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शुक्रवार को प्रतियोगिता के 2 सेमीफाइनल मैच खेले जाएंगे, जिसमें विजय हुई फुटबॉल टीम ने शनिवार को आयोजित फाइनल मैच में हिस्सा लेंगे। प्रतियोगिता का फाइनल मैच शनिवार को संपन्न कराकर विजेता व उप विजेता टीम सहित अन्य खिलाड़ियों को विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा जाएगा। 0-0 की बराबरी पर में चलता हुआ युवराज स्पोर्टिंग क्लब बस्तर NFC एकेडमी नागपुर के बीच में चलता हुआ 0-0 की बराबरी पर
लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कंजई में संचालित सेवा सहकारी समिति मर्यादित कंजई में धान खरीदी केंद्र का 19 दिसंबर को दोपहर 12 बजे शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि शासन द्वारा 4 दिसंबर से धान खरीदी शुरू कर दी गई थी। बावजूद इसके जिले के आधा सैकड़ा से अधिक धान खरीदी केंद्रों पर अब भी धान खरीदी का काम शुरू नहीं हो सका था। इसी कड़ी में 19 दिसंबर को धान खरीदी शुरू हो सकी है और आज दिनांक को कंजई खरीदी केंद्र में धान खरीदी का कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, जिसमें आज हमने यहाँ पर ग्राम सरपंच श्रीमती कामिनी आनंद विशेन को यहाँ पर बुलाया गया था और समस्त ग्राम पंचायत के सदस्य भी यहाँ उपस्थित हुए और हमारे कृषक गण भी उपस्थित हुए, जिनके द्वारा SMS के माध्यम से जो सूचना शासन के द्वारा दी गई है, इसके तहत लगभग 8 से 10 किसानों के द्वारा आज यहाँ धान लाई गई है। धान का सैंपल देखा गया। शहर शहर गांव-गांव कनेक्टिविटी का वादा और दावा करने वाली BSNL चाहे 2000 के दशक में हर आम व्यक्ति का सपना रही हो, लेकिन आज अपनी मुफलिसी और सरकार की नीतियों का शिकार होते दिखाई दे रही है। नतीजा 4G की दौड़ में BSNL पुरातन काल वाली 3G में जी रही है। ऐसे में समाप्त होती BSNL को बचाने के लिए कर्मचारी यूनियन सामने आ गया। 8 जनवरी को पूरे देश में हड़ताल की जा रही है। यही नहीं, इसके साथ साथ ऐसी कई मांगे हैं जो सरकार ने पूरी तो नहीं की, उल्टा कर्मचारियों को VRS का डर बताकर उन्हें निकालना शुरू कर दिया। BSNL बचाओ का नारा इसलिए दिया गया है क्योंकि अभी सबसे पहले जो BSNL का निजीकरण हुआ है, हम नहीं चाह रहे हैं, या हमारे ऊपर के साथी कर्मचारी लोग कोई नहीं चाह रहा है कि BSNL का निजीकरण हो, उसको नहीं चाह रहे कि निजीकरण की ओर जाना चाहिए। मेन मुद्दा हमारा निजीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा कि 1/1/2017 से जो पे रिवीजन नहीं हुआ, 3rd PRC BSNL के किसी भी कर्मचारी अधिकारी को नहीं मिली है, वो मिलना चाहिए। तीसरा मुद्दा है हमारा कि BSNL में जो BSNL रिक्रूटी है, जो BSNL जब बना 1/10/2000 रुपये, उसके बाद जितने भी अधिकारी और कर्मचारी जिनकी भर्ती हुई है, उनको 30% सुपर एनुएशन का लाभ मिलना चाहिए। चौथा मुद्दा है हमारा कि जो हमारी लैंडलाइंस जितनी भी मार खा गई ग्रामीण एरिया में, उसका प्रॉपरली फ़ायदा मिलना चाहिए। हमारी कुछ डिमांड्स और भी है गवर्नमेंट से कि 1/1/2017 के बाद जितने भी VRS जितने भी लोगों ने स्वेच्छानिवृत्ति हुई है, उनको पे रिवीजन में फ़ायदा मिलना चाहिए। सरकार से हमारी नीति, सरकार अपनी नीति अपना रही है। हमें चाहिए जैसे दूसरी कंपनियों में आज भी 4G स्पेक्ट्रम 4G चल रहा है, हमें सरकार ने आज तक 4G स्पेक्ट्रम नहीं दिया और हम चाहते हैं कि सरकार हमें भी 4G स्पेक्ट्रम दे ताकि हम भी उनकी बराबरी कर सकें। क्या लग रहा है, सरकार क्या निजीकरण? सरकार शुरू में तो यही लग रहा था कि सरकार ये सब निजी हाथों में देना चाहती है, लेकिन फिर कुछ नीति ऐसी चली कि सरकार ने निकाला कि VRS 2019 ये चल रहा है, इसमें कई लोगों ने VRS ले लिया, मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। BSNL के कर्मचारी अधिकारी बताते हैं कि सरकार उनके साथ उसी दिन से धोखेबाजी कर रही है जिस दिन से दूरसंचार विभाग BSNL बना है। कई वादे किए गए, कई दावे किए गए, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। उल्टा कर्मचारी अधिकारियों को अब VRS और सेवानिवृत्ति के नाम पर डराया जा रहा है। यहाँ पे जब से ये मतलब दूरसंचार विभाग को BSNL बनाया गया, तभी से ये धोखा स्पष्ट हो गया था। किंतु उस समय के जो कार्यकारिणी यूनियन थी, यदि जैसे पोस्ट ऑफिस ने अपोज किया था कि हम प्राइवेटेशन नहीं होना चाहिए, वो तो देखिए पोस्ट ऑफिस अभी सेंट्रल में बचा, लेकिन दूरसंचार विभाग को BSNL बनाने में जब सहयोग किया गया, तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि ये निजीकरण की ओर जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी कॉरपोरेट सेक्टर में जब भी आप ठेकेदारी प्रथा आती है, देश में जो नीतियाँ चल रही है उसके खिलाफ BSNL कर्मचारी अधिकारी गण ही विरोध नहीं कर रहे, सरकार के हर कामों का विरोध हो रहा है। ये प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने रोज समाचार में देखने को मिल रहा है।
समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रहा है। जब सरकार ने 1 अक्टूबर 2000 को BSNL बनाया, उस समय यह कहा गया था कि BSNL के जितने भी कर्मचारी और अधिकारीगण हैं, सभी लोगों को BSNL में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और जो भी नवीनीकरण होगा सब सरकार की सहमति से ही BSNL में नवीनीकरण होता है। BSNL एम्प्लॉयज यूनियन द्वारा 8 जनवरी को आयोजित की गई देशव्यापी हड़ताल के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि सरकार देश के प्रति आखिरकार क्या रुख अपनाती है, क्या योजनाएं बनाती है, क्योंकि आज भी 4G के युग में BSNL के 3G ग्राहकों की कमी नहीं आई है। शैक्षणिक सत्र के मध्य में सेवानिवृत्त हुए शिक्षक दोबारा स्कूलों में सेवाएं दे सकते हैं। दरअसल शिक्षकों की कमी को देखते हुए आदिवासी विभाग द्वारा यह योजना शुरू की गई है। सहायक आदिवासी आयुक्त सुधांशु वर्मा बताते हैं कि प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसीलिए यह योजना शुरू की गई, जिसमें शैक्षणिक सत्र के बीच में सेवानिवृत्त शिक्षक निरंतर उस सत्र में शैक्षणिक कार्य कर सकेंगे। जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति शैक्षणिक सत्र के मध्य में होती है, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि शैक्षणिक सत्र तक उनको पे माइनस पेंशन के आधार पर उनसे कार्य लिया जाता है पुनर्नियुक्ति की तरह। इसमें जिस संवर्ग के शिक्षक होते हैं उनको अलग अलग उसी अनुसार अधिकारी उसमें सक्षम होते हैं उनको पुनर्नियुक्ति देने के लिए। आदिम जाति कल्याण विभाग बालाघाट में लगभग 440 पद शिक्षकों के रिक्त हैं, जो व्याख्याता से लेकर और सहायक शिक्षक लेवल तक के हैं। हाँ, इसमें क्योंकि 440 पद जो रिक्त हैं, जाहिर है कि ये पद अमूमन उन्हीं स्थानों पर रिक्त हैं जो कि दूर के एरिया हैं, दूर दराज के गांव हैं, और उन्हीं जगहों पे पद रिक्त हैं, और ऐसी जगहों पे अतिथि शिक्षक भी मुश्किल से मिल पाते हैं। यही नहीं, जिले के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में तो अतिथि शिक्षक भी नहीं मिल पा रहे हैं। इसीलिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग शासन की स्थिति का स्वागत करते हैं। पुनर्नियुक्ति के आवेदन ये आते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ जिले स्तर से जो दी जाती है वो सहायक शिक्षक या वर्ग 3 वाले कैटेगरी में दी जाती है। उस श्रेणी शिक्षक के लिए या माध्यमिक शिक्षक के लिए उसके लिए संभागीय उपायुक्त सक्षम प्राधिकारी हैं, और उसके ऊपर जो हायर सेकेंडरी के शिक्षक हैं या व्याख्याता हैं उनमें पुनर्नियुक्ति के लिए आयुक्त आदिवासी विकास स्तर से उसमें पुनर्नियुक्ति की जाती है। सर, अभी तक मतलब अपने यहाँ से अभी तक कोई भी पुनर्नियुक्ति नहीं हो पाई है अभी तक। लेकिन इस नीति और योजना का सेवानिवृत्त शिक्षक विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि रिटायर्ड शिक्षक की उम्र और स्वास्थ्य से आपसे उनसे सेवाएं नहीं लेनी चाहिए, और इसके बदले नए युवाओं को सरकार जल्द से जल्द मौका दे और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुधर सकेगी। ये अनुचित है, इसलिए कि रिटायर्ड जो अवधि जो बनाई गई है 60 से 62 करके शिक्षकों को जो स्तर पढ़ाने का जो शैक्षणिक जो है वो नहीं हो पाता, क्योंकि 60 के बाद कई प्रकार की चिंताएं से ग्रस्त शिक्षक हो जाता है और पढ़ाने की जो होना चाहिए वो एबिलिटी समाप्त हो जाती है। हालांकि कहते हैं कि भाई इसके उम्र बढ़ते बढ़ते ज़्यादा पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसमें हमने देखा कि पढ़ाने की जो स्टेमिना है वो समाप्ति को हो जाती है। इसलिए 60 से 62 जो किया है वो 62 से 63 नहीं होना चाहिए। और रिटायर्ड शिक्षक जो है होने के बाद अगर पुनः उनको प्रतिनियुक्ति दी जाती है तो उसमें मेरे को नहीं लगता कि शिक्षा के गुणवत्ता में कुछ सुधार है। कुछ जरूर लग रहा है, अगर उतने ही पेमेंट में अगर आज के जो नवयुग बेरोजगार हैं उनको उतने ही पेमेंट में अगर सुविधा के रूप में हो या गेस्ट के रूप में हो, जिस भी रूप में अगर पढ़ाने के लिए अगर उनको प्रोत्साहन करती है तो शिक्षा का स्तर जो है बेहतरीन और नया आयाम पैदा हो। लालबर्रा मुख्यालय से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत कंजई के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 6-7 इंदिरा कॉलोनी में 19 नवंबर को ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा एवं महिला बाल विकास मद से निर्मित किए जाने वाले आंगनवाड़ी भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया।
पद्मेश से चर्चा में ग्राम पंचायत कंजई सरपंच कामिनी एडवोकेट आनंद बिसेन ने बताया कि इंदिरा कॉलोनी में आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 3 के भवन निर्माण कार्य हेतु समस्त नौनिहालों की सुविधाओं को देखते हुए उचित जगह का चयन करने के बाद भूमि पूजन कार्य किया गया। ग्राम कंजई में आज भूमि पूजन किया गया। आंगनबाड़ी क्रमांक 3 और आज ये भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया था। इसमें समस्त नौनिहाल बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये जगह चयनित की गई और यहाँ बच्चे पढ़ करके और यहाँ सुरक्षित रहें। कौन से वार्ड के बच्चे इसमें शामिल होंगे? इसमें वार्ड नंबर 1 से 6 तक के वार्ड के नौनिहाल बच्चे यहाँ आके शिक्षा ग्रहण करें। वारासिवनी के शासकीय जटाशंकर साहब पटेल महाविद्यालय में आवास योजना के तहत महाविद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से किरायानामा मंगवाया जा रहा है, जिससे सिद्ध हो सके कि उक्त विद्यार्थी किराए से रहकर शिक्षा अध्ययन कर रहा है और 500 रुपए के स्टाम्प पर लिया जा रहा है, जिसे लेकर महाविद्यालय के छात्र छात्राओं में किरायानामा बनाने के लिए होड़ सी लगी हुई है और उक्त किरायानामा बनाने के लिए विद्यार्थियों को कचहरी की खाक छाननी पड़ रही है। वो क्या है, जो आवास का फॉर्म डाल रहे हैं उसमें किरायानामा लग रहा है जिसमें करीब 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो सर ये बनाने में हमको थोड़ी दिक्कत जा रही है। हम लोग थोड़े गरीब परिस्थिति से और ये बनाने में हम लोग को 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है जो हम मतलब कर नहीं पा रहे। इसीलिए यदि हमें थोड़ा कम हो जाता तो हम कर पाते। तो मैं भरने की सोच रहा हूँ लेकिन पैसे की थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण कर नहीं पा रहा हूँ। बालाघाट विद्यालय के बाद जिले का दूसरा सबसे बड़ा महाविद्यालय एसएसपी महाविद्यालय वारासिवनी है, जिसमें वारासिवनी, खैरलांची, लालबर्रा, कटंगी के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी शिक्षा अध्ययन करने के लिए आते हैं, जिनमें अधिकतर विद्यार्थी आर्थिक तौर पर ज्यादा सक्षम नहीं होते हैं, जिन्हें आर्थिक बोझ वहन करना पड़ रहा है। कचहरी गया हुआ था कुछ काम से अपने, तो वहाँ पे हमारे कॉलेज के छात्र छात्राएं लोग आवास योजना के अंतर्गत अपना प्रमाण पत्र बनाने के लिए आए हुए थे, जिसके लिए उनको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या है, अपना एसएसपी कॉलेज बालाघाट जिले का पीजी कॉलेज के बाद में सबसे बड़ा कॉलेज होने के बावजूद यहाँ के आसपास के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं जो गरीब परिस्थिति के होते हैं। क्या है, यहाँ पे सभी लोग ग्रामीण अंचल से आए हुए रहते हैं। वो गरीब परिस्थिति के छात्र छात्राएं होते हैं जो यहाँ पे एडमिशन लिए। आज उन्हें आवास योजना के अंतर्गत अपने फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपये व्यय करना पड़ रहा है, जिस वजह से उनको काफ़ी आर्थिक समस्याओं का वो सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से आज छात्र छात्रा बहुत परेशान हैं। आज कचहरी में दिन रात कॉलेज की पढ़ाई छोड़ करके वो कचहरी में जाके रह रहे हैं, वहाँ पे अपना प्रमाण पत्र बनवाने के लिए रह रहे हैं। वो कई छात्र छात्राएं अपने वो नहीं बना पा रहे प्रमाण पत्र, जिस वजह से उन्हें बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। महाविद्यालय की प्राचार्य सरिता कोलेकर बताती हैं कि शासन के आदेश के अनुसार ही छात्रों से 500 के स्टाम्प पर किरायानामा लिया जा रहा है। कॉलेज के जो बच्चे हैं जो आवास योजना के अंतर्गत लाभ ले रहे हैं, ऐसे बच्चों को किरायानामा के लिए कहा गया है कि वो 500 रुपये का किरायानामा बनवा करके जमा करें कॉलेज में, और ये शासन के आदेश के तहत ही है। ये विगत वर्षों से लागू है। नहीं, उस आदेश का तो नहीं मालूम, पर ये जो हमारे पास शासन का आदेश है जिसके तहत हम 500 रुपये का किरायानामा बनवाने के लिए छात्रों को बोले हैं। लालबर्रा तहसील में भी वर्तमान में प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित पात्र परिवारों के सत्यापन का कार्य किया जा रहा है, जिसके लिए 5 दलों का गठन किया गया है, जिसमें सचिव, रोजगार सहायक, पटवारी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित अन्य कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। लेकिन खाद्यान्न पर्ची सत्यापन कार्य में पटवारियों के द्वारा सहयोग नहीं किए जाने से सत्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसा ही एक मामला ग्राम पंचायत डोंगरिया का प्रकाश में आया है, जहां सत्यापन दल में शामिल एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के द्वारा सत्यापन कार्य में पटवारी द्वारा सहयोग नहीं किए जाने के संबंध में जनपद पंचायत कार्यालय पहुंचकर जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी गौरीशंकर डहरिया को शिकायत की गई। सर, अभी जो राशन मित्र के लिए जो सर्वे हो रहा है तो उसमें पटवारी सर का भी नाम है, लेकिन वो करने से मना कर रहे हैं। कौन है पटवारी? नीरज डोंगरे। क्या बोल रहे हैं सर? वो बोल रहे हैं कि हमारा नाम वहाँ से हटा दिया गया है। हम लोगों ने मतलब वहाँ कलेक्ट्रेट में नोटिस दे दिए हैं, तो हम लोग ये सर्वे नहीं करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं।
जबकि हम लोग को करने में ये सर्वे करने में अकेले असुविधा हो रही है और हम लोग का आंगनवाड़ी में भी आए दिन काम आते रहते हैं, तो हम लोग इस काम को अकेले नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए सर से बात करने आते हैं। तो सीओ साहब ने क्या? सीओ साहब ने यही बोला कि पटवारी साहब भी कार्य करने। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने संपूर्ण बालाघाट जिले की सीमा में कहीं पर भी रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन के आयोजन और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया और 19 दिसंबर के पूर्व जिले में जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के लिए दी गई अनुमतियां तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी श्री आर्य ने 5 दिसंबर के आदेश के तहत यह आदेश देते हुए जिले के समस्त अनुविभागीय दंडाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस को निर्देशित किया है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र अंतर्गत जारी की गई जुलूस, धरना प्रदर्शन, रैली और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमतियों के निरस्त होने संबंधी जानकारी से संबंधितों को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें। जिले भर में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्रों के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। इस बात से आहत होकर सहकारी विभाग के कर्मचारियों ने जिला प्रशासन और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक मर्यादित के महाप्रबंधक को अपनी परेशानी बताई। सहकारी कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए अब तक परिवहन के टेंडर नहीं हुए हैं। यही नहीं, एसएमएस के माध्यम से किसानों को धान खरीदी की जो जानकारी मिल रही है उसमें किसान पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं। शासन ने धान खरीदी के 3 दिन बाद किसानों के खातों में पैसा जमा करने का वादा किया था, लेकिन 4 दिसंबर से खरीदी शुरू होने के बाद आज तक किसी किसान के खाते में राशि जमा नहीं हुई है। बाइट पीसी चौहान। अभी तक परिवहन की व्यवस्था व्यवस्थित नहीं की गई है और मुझे नहीं लगता कि इस बार तो अब जो विगत 4 तारीख से ज़िले में धान खरीदी हो रही है और 4 तारीख से आज 19 तारीख तक किसी भी किसान के खाते में कोई पैसा नहीं डाला। किसान परेशान है, किसान हमें बार बार परेशान कर रहा है, धान बेचने के लिए परेशान कर रहा है। कि एसएमएस की व्यवस्था, एसएमएस ऐसा कर दिया कि एक दिन में 300 एसएमएस कर दिया। 3 दिन में उनने आधे पंजीयन का जो सेंटरों में खरीदी होना है, जिनका जो पंजीयन है उनके आधे पंजीयनों का एसएमएस कर दिया। यानी ऐसी बहुत सारी विडम्बना है और सबसे बड़ी मेन समस्या है जो जिले में जो पिछले बार हुई थी वो इस बार भी है और पिछले बार जो हुई थी वो अंत में हुई थी, इस बार तो शुरू से ही हो रही है और परिवहन की जो समस्या वो बहुत ख़राब है और इसके कारण लालबर्रा नगर मुख्यालय में विगत कुछ दिनों से भटकते हुए नजर आ रही एक मानसिक रूप से पीड़ित महिला की मदद के लिए सामने आकर भाजपा महिला मोर्चा मंडल लालबर्रा अध्यक्ष अनीता अग्रवाल के द्वारा मानवता का परिचय देकर पीड़ित महिला को वन स्टॉप सेंटर बालाघाट में उचित उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। श्रीमती अग्रवाल के द्वारा 19 दिसंबर को मानसिक रूप से पीड़ित महिला को अपने घर ले जाकर उससे पूछताछ और आवश्यक चर्चा करने के बाद उसके इलाज के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन से मार्गदर्शन लिया गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की मदद से महिला को जिला मुख्यालय में बूढ़ी स्थित वन स्टॉप सेंटर पहुंचाया गया। बाइट अनीता अग्रवाल। मैं हॉस्पिटल कॉलोनी में रहती हूँ। काफ़ी दिनों से मुझे महिला विक्षिप्त स्थिति में इधर उधर भटकती हुई दिख रही थी। फिर मैंने महसूस किया कि जिस टाइप के लोग उसको समझ रहे हैं पागल, वो उस टाइप की है ही नहीं है। फिर मैंने उसको अपने घर में बाहर रखा, सुबह 7 बजे से लेकर अभी तक मेरे साथ रही। मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये महिला पागल है। हो सकता है कुछ इसकी ब्रेन की कुछ नस ऐसी दब गई हो, जिससे ये कभी कभी क्या होता है कि जो घटना इसके साथ घटती है वो रिपीट करती है। तो पागल समझ के लोग इसकी FIR दर्ज करवा देते हैं और पत्थर मारते हैं। तो ये हो स्वाभाविक है कि जो उसको पत्थर मारेगा तो वो जवाब तो देगी जाएगी। इसलिए मैं यहाँ एक महिला होने के नाते मैं लालबर्रा के लोगों से भी अपील करती हूँ कि कोई ऐसी महिला विक्षिप्त अवस्था में यदि मिले तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन और नगर पालिका की अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत 21 दिसंबर की सुबह 8 बजे से शहर के सरेखा से लेकर सरेखा बाईपास तक अतिक्रमण हटाओ की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन द्वारा बीते दिनों से इस क्षेत्र में अतिक्रमण हटाए जाने से पूर्व सड़क किनारे नाप लिए गए हैं।
जिसमें अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही जानकारी दे दी गई है कि वह अपने अतिक्रमण स्वयं हटा लें, वरना प्रशासन को मजबूरी में कार्यवाही करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि बीते दिनों शहर के भटेरा चौकी रोड पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण की बड़ी कार्यवाही चलाई गई थी। राज्य विधानसभा ने 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी विधेयक 2019 सर्वसम्मति से पारित कर दिया। प्रदेश की सिंचाई पंचायतों जल उपभोक्ता संस्थाओं का कार्यकाल 2 के स्थान पर 5 वर्ष हो जाएगा। वर्तमान में इनकी निर्वाचन अवधि 2 वर्ष है। आपको बता दें कि जुलाई माह में जिले के भीतर जल उपभोक्ता संस्था के प्रतिनिधियों के लिए चुनाव प्रक्रिया करवाई जा रही थी। इसी दौरान मध्य प्रदेश शासन की ओर से इस चुनाव पर अचानक रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद से ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जल्द से जल्द चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। लेकिन शासन के नए आदेश से इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले जनप्रतिनिधियों को राहत मिली होगी। बिरसा जनपद पंचायत के बीआरसी हेमंत राणा ने 18 दिसंबर को बिरसा के विकास खंड अकादमिक समन्वयक व जन शिक्षक के साथ विकास खंड के दूरस्थ क्षेत्र की शालाओं का आकस्मिक निरीक्षण किया। शालाओं के निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला कोरका में दोपहर 12 बजे पहुंचने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है कि क्यों ना उनका 1 दिन का वेतन काटा जाए। निरीक्षण के दौरान प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में पदस्थ 2 शिक्षक अनुपस्थित पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिए सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग बालाघाट को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी का असर संपूर्ण जिले में देखा जा रहा है। जहां जिला मुख्यालय सहित अन्य ग्रामीण अंचलों में सर्दी का सितम जारी है। पिछले 5-6 दिनों से संपूर्ण जिले में ठंड अधिक बढ़ गई है, जिसके चलते मंदिर के पुजारी अब भगवान को ठंड से बचाने के लिए उन्हें ऊनी व गर्म कपड़े पहना रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों हुई बारिश ने संपूर्ण जिले में ठंड बढ़ा दी है, जिसके चलते रात दिन शीतलहर चलने का दौर बदस्तूर जारी है। इसी शीतलहर के चलते लोग काफी परेशान हैं, जिससे बचने के लिए लोग जहां गर्म कपड़े पहन रहे हैं, वहीं अलावे से ठंड को भगा रहे हैं। वहीं मंदिरों में भी भगवान को ठंड से बचाने के लिए ऊनी वस्त्र और कंबल पहनाए जा रहे हैं। नगर के प्रसिद्ध काली पाठ मंदिर में जहां पुजारी द्वारा माता रानी को ठंड से बचाने के लिए कंबल पहनाया जा रहा है, तो वहीं नगर के प्रतिष्ठित साईं मंदिर में साईं भगवान को ठंड से बचाने के लिए शॉल व मफलर पहनाया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अखिल भारतीय स्वर्ण कप हॉकी प्रतियोगिता में पेनाल्टी शूटआउट से आया नतीजा, पुणे बनी विजेता। कलेक्टर ने जारी किया आदेश, रैली धरना प्रदर्शन जुलूस पर लगाया प्रतिबंध। बेगारी और बंद होने की कगार पर पहुंचा बीएसएनएल, 8 जनवरी को पूरे देश में कर्मचारी करेंगे हड़ताल। भगवान को लगी ठंड, शहर के मंदिरों में देवी देवताओं को पहनाए गए गर्म कपड़े। 1990 के बाद महाविद्यालय को मिले नियमित प्राध्यापक, अतिथि विद्वानों के लिए फॉल आउट का आदेश जारी। सहकारी कर्मचारियों ने बताई परेशानी और दी चेतावनी, समर्थन मूल्य धान खरीदी हो सकती है प्रभावित। 21 दिसंबर को सरेखा में चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों को पूर्व में ही दी जा चुकी है जानकारी। रिटायर्ड शिक्षक देंगे स्कूलों में सेवाएं, आदिवासी विकास विभाग की योजना। किरायानामा के लिए परेशान हो रहे हैं एसएसपी महाविद्यालय वारासिवनी के छात्र। और जल उपभोक्ता संस्था के 5 वर्ष में होंगे चुनाव, विधानसभा में पारित हुआ प्रस्ताव। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगली न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।